तो आपने डाइट्स के बारे में सुना ही होगा, आजकल बहुत ट्रेंड में है। रवीना टंडन एंड विद्या बालन। कैलोरीज मैटर करती हैं, ना कि आप कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो करो। आई थिंक आजकल ना बहुत सारे लोग कार्ब्स की वजह से रोटी खाना छोड़ रहे हैं। चिकन्स को स्टेरॉइड दिया जाता है, जो अनफर्टिलाइज एग है वो वेज ही होता है। तो मतलब अंडे खाना इज लाइक वेजिटेरियन। आजकल बहुत सारा फेक पनीर आ रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम अपना पैर देखा था और वो पूरा रेड था। शिराजीत इज यूज्ड फॉर, आपकी कई रील्स हैं, दे हैव गॉन लाइक वायरल। सो हाउ मच डू यू चार्ज? यू वांट टू गेट इट टू द नंबर। एक रील का 1.5। तो आपने डाइट्स के बारे में सुना ही होगा, आजकल बहुत ट्रेंड में है। रवीना टंडन एंड विद्या बालन, आई थिंक दे हैव मेंशन्ड अबाउट एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स, कीटो डाइट्स, हाई प्रोटीन डाइट्स। तो उस पे आपका क्या टेक है? लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, सस्टेनेबल होती है, नहीं होती, व्हाट इज इट? देखिए, कोई भी पर्टिकुलर डाइट आप फॉलो करोगे ना, वो सस्टेनेबल नहीं होती है। अभी मान लो मैं कीटो डाइट फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे जाना है थाईलैंड घूमने, जाना है या यूएस जाना है, कहीं भी जाना है मुझे, तो मुझे पर्टिकुलरली वो फूड ढूंढना पड़ेगा कि इसमें कितना प्रोटीन है, इसमें कितना कार्ब्स है, या फिर इसमें कितना फैट है। कीटो में क्योंकि 70% आपका फैट होता है, तो मुझे फैट सर्च करना पड़ेगा, वहाँ पे स्पेशली घूमना पड़ेगा कि मैं क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ। यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर कैलोरीज। अगर आप लूज करना चाहते हो, यू हैव टू स्टे इन कैलोरी डेफिसिट। जब आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे, आपका लूज होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू गेन, आप कैलोरी सरप्लस में खाओ। तो आप कैलोरीज मैटर करती हैं, ना कि आप कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो करो। आप अच्छा प्रोटीन रखो उसमें, आप बैलेंस डाइट लो, उसमें प्रोटीन भी रखो, फैट्स भी रखो और थोड़े बहुत कार्ब्स भी रखो। सब कुछ बैलेंस रहेगा तो यू कैन लूज एंड गेन वेट अकॉर्डिंगली। आई थिंक आजकल ना बहुत सारे लोग कार्ब्स की वजह से रोटी खाना छोड़ रहे हैं। वो वीट नहीं लेते, वाइट राइस नहीं लेते, दे हैव शिफ्टेड टू ब्राउन राइस। डू यू थिंक ऑल ऑफ दैट मेक्स सेंस? उससे कोई फ़र्क पड़ता है या रोटी खा लेनी चाहिए? देखो, आप अपने मैक्रोज में, डेली मैक्रोज में, जैसे मान लो यू आर ईटिंग 2000 कैलोरीज, ठीक है। अभी आपने सोचा है कि मैं 100 ग्राम प्रोटीन खाना है मुझे, इतना फैट्स खाना है और इतना कार्ब्स खाना है। आपने प्रोटीन के लिए अलग से जगह निकाल दी। अभी कार्ब्स में आप रोटी भी खाओ, आप चावल भी खा सकते हो, आपको जो खाना है आप कुछ भी खा सकते हो। वो आपको सिर्फ मैनेज करना है अपनी डेली कैलोरीज में। ओके, वो डेयरी भी छोड़ देते हैं, वाइट चीज़ें नहीं लेते हैं, दूध नहीं लेते, तो आई थिंक दूध लेना चाहिए स्पेशली। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आप छोड़ सकते हो। तो अब आजकल ऐसे भी मिल्क आने लगे हैं जो जिनमें लैक्टोज नहीं है, तो आप वो ले सकते हो अगर हो तो। लेकिन अगर आप नहीं हो तो आप एंजॉय करो। आप लाइक आपकी सोय कैलोरीज, मिल्क, आलमंड मिल्क, ये सब आई डोंट थिंक इसमें वो होता है, लाइक लैक्टोज इंटॉलरेंट। आलमंड मिल्क में मेरे ख्याल से 1 या 2% सिर्फ आलमंड्स होते हैं, बाकी सारा पानी होता है। अच्छा। तो आप अगर देखोगे, आप घर पे भी बनाओगे तो वो आपको इतने से आलमंड डालोगे और इतना सारा आपको पानी डालना पड़ेगा, तब वो जाके ऐसा बनेगा। तो वो इससे अच्छा कि आप आलमंड खा लो ना। वेज वर्सेस नॉन वेज में व्हिच साइड यू आर ऑन? आई वॉज अ नॉन वेजिटेरियन। तो लेकिन मैंने नॉन वेज भी मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे उसमें प्रोटीन अच्छा मिलता था। एंड आई डेंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन सप्लीमेंट्स। तो मैंने इसलिए नॉन वेज स्टार्ट किया था। बट अभी मैं वेजिटेरियन कन्वर्ट हो गया हूँ, बिकॉज मुझे लेटर ऑन ये फील हुआ कि मैं एक तो चिकन्स को स्टेरॉइड दिया जाता है वो जल्दी ग्रोथ के लिए, कि वो जल्दी बड़े हो जाए, और दूसरा रीज़न ये था कि किसी को मार के मैं नहीं खाना चाहता था। अब बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं प्रोटीन के लिए तो अपना प्रोटीन इंटेक के लिए तो मैं नॉन वेज खा रहा हूँ, बट मेरे को लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ यार किसी को मार के खा रहा हूँ तो एक नेगेटिव एनर्जी मुझे मिल रही है। तो वेजिटेरियंस के लिए हाउ टू कंप्लीट देयर प्रोटीन इनटेक, ये हमारी ऑडियंस के लिए बताइए। देखिए, वैसे मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं तो एग्स बहुत खाता हूँ क्योंकि बट वो वेजिटेरियंस वो भी नहीं लेते। हाँ, तो उसमें भी अभी नॉलेज लोगों को मिल रही है। अभी मेरी मॉम का रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी फीमर टूट गई थी। वो गिर गई थी तो उनकी फीमर टूट गई थी, तो उनकी सर्जरी हुई है अभी। डॉक्टर्स ने उन्हें रिकमेंड किया था हाई प्रोटीन इंटेक के लिए, तो वो एग्स नहीं खाती थी क्योंकि वो राधा स्वामी को फॉलो करती है। तो लेकिन उन्होंने एक रील देखी या फिर एक वीडियो देखी जिसमें किसी ने बताया हुआ था, एक बड़े बाबा थे, उन्होंने बताया हुआ था कि ये जो एग्स होते हैं फर्टिलाइज नहीं होते हैं। आप कुछ भी कर लो, आप उसमें से बच्चा नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। अभी मैं जब समझाता था तो उनको समझ नहीं आता था, लेकिन अभी उन बाबा ने वो बोला तो उनको समझ में आ गया। तो अभी शी हैज स्टार्टेड कंज्यूमिंग एग्स। तो एग्स एक डिबेट रहेगा कि आप वो नॉन वेज है वेज है, बट जो अनफर्टिलाइज एग है वो
वेज ही होता है, उससे बच्चा नहीं निकलता है. एंड यू कैन कंप्लीट योर डेली प्रोटीन इनटेक बाय एडिंग एग्स एंड पनीर एंड दही, सोया चंक्स, योगर्ट. इतने सारे ऑप्शन है. योगर्ट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो आप दही भी ऐड कर सकते हो. आप हंकर्ड बना सकते हो अगर आपको कार्ब्स उसमें से रिमूव करने हैं, आपको कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन चाहिए, तो आप हंकर्ड भी बना सकते हो और हंकर्ड आप खा सकते हो. सर आपने अभी बताया कि आपने 3 साल पहले आई थिंक आप वेजिटेरियन टर्न हुए हैं, उससे पहले आप नॉनवेज लेते थे फॉर प्रोटीन इनटेक, तो आप अभी एग्स लेते हैं? हाँ, अभी एग्स में लेता हूँ. सो हाउ इज़ दैट वेजिटेरियन? आई मीन आई एम नॉट कन्विंस्ड. सी, वो अनफर्टिलाइज एग होता है. एक जो मुर्गी होती है वो 1 साल में अपना 15 तक अंडे देती है विदाउट मीटिंग. ठीक है. जो वो विदाउट मीटिंग जो एग देती है दैट इज वेजिटेरियन. उसमें से कोई बच्चा नहीं निकलता है. और जब आप लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आप जब अंडा लेने जाते हो आपको कितने का मिलता है? 5 या 6 रुपए का. ठीक है. तो ऐसे तो अगर मैं 6 रुपए के हिसाब से बहुत सारे अंडे खरीद लूंगा तो मैं तो इजीली अपना फार्म खोल सकता हूँ एक, है ना. इजीली अपना फार्म खोल सकता हूँ. लेकिन जो वो मीटिंग से जो एग निकलता है, जिसमें से चिक निकलता है, वो एक्सपेंसिव होता है. वो इतना चीप नहीं होता. बट वो योक नहीं होता जो बाद में चिक में डेवलप होता है? वो योग होता है बट वो चिक में डेवलप नहीं होता क्योंकि वो अनफर्टिलाइज है. आप कुछ भी कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसमें से चिक नहीं निकाल सकते. तो मतलब अंडे खाना इज लाइक वेजिटेरियन? देखो, 2 तरह के अंडे आते हैं. एक वेजिटेरियन होता है, एक नॉन वेजिटेरियन होता है. ठीक है. तो जो 6 रुपए वाला मिलता है, जो आपको 6 रुपए वाला अंडा मिलता है, दैट इज अनफर्टिलाइज एग. तो वो वेजिटेरियन है. दैट इज नॉट नॉन वेजिटेरियन. You can take unfertilized eggs. यू कैन टेक. आप गूगल कर लो, आप यूट्यूब पे देख लो, आप किसी फार्म वाले के पास चले जाओ, उनसे पता कर लो. आप कुछ भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, आप उसमें से आप बच्चा नहीं निकाल सकते. तो आप किसी की लाइफ नहीं ले रहे हो. तो यानी वेजिटेरियंस अंडा खा सकते हैं एंड स्टिल इट्स वेज, लाइक वेजिटेरियन डाइट. अनफर्टिलाइज एग्स. अनफर्टिलाइज्ड एग्स. ओके, ऑलराइट. प्रोटीन के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, वेजिटेरियन स्पेशली, जो पनीर पे डिपेंडेंट होते हैं. बट आजकल मार्केट में आई थिंक देयर इज दिस फेक पनीर ऑल्सो. उस पर क्या आप कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को? हाँ, आजकल बहुत सारा फेक पनीर आ रहा है, एनालॉग पनीर. FSSAI ने भी अप्रूव किया हुआ है उसे, बट FSSAI ने ये कहा है कि आप उसे बेच सकते हो बट यू हैव टू मेंशन दैट कि ये एनालॉग पनीर है. एनालॉग पनीर बोलते हैं. हाँ, दैट्स द फेक पनीर जो. दैट्स द फेक पनीर. अच्छा. उसमें पाम ऑयल एडिड होता है और बहुत सारी चीज़ें एडिड होती हैं. तो वो आपको मेंशन करके बेच सकते हो. आप ऐसे नहीं बेच सकते हो कि ओरिजिनल पनीर कह के आप एनालॉग पनीर बेच रहे हो. तो लेकिन अच्छे ब्रांड्स जो हैं उनके पनीर अवेलेबल है मार्केट में. जैसे अमूल ने अभी बहुत हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो सिर्फ अमूल की वेबसाइट पे मिलते हैं. तो आपको लगता है लाइक पनीर इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? लाइक जो वेजिटेरियंस हैं जिनके ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं, दे कांट टेक चिकन्स एंड ऑल, तो उनको प्रोटीन के लिए दाल वगैरह लेनी चाहिए या पनीर सफिशिएंट है? देखिए, पनीर ले सकते हैं आप. पनीर चीला बना सकते हो. बेसन में भी अच्छी क्वांटिटी में पनीर होता है. आप सोया खा सकते हो, आप दही खा सकते हो. और ये कोई प्रमोशन नहीं है बट अमूल ने अभी बहुत सारे हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो सिर्फ आप अमूल की वेबसाइट से खरीद सकते हो. क्योंकि वो नहीं चाहते कि इसमें कुछ एडल्ट्रेशन हो. ठीक है. तो वो सिर्फ वो अमेजोन पे बेच रहे हैं, ना किसी थर्ड पार्टी. एक्सक्लूसिवली लाइक वेबसाइट से ही खरीद सकते हो? एक्सक्लूसिवली आप सिर्फ अमूल की वेबसाइट से ही खरीद सकते हो. आपको वहाँ पे हाई प्रोटीन मिल्क मिलेगा, हाई प्रोटीन छाछ मिलेगी, हाई प्रोटीन पनीर मिलेगा, लो फैट पनीर मिलेगा. तो आपका जनरली 100 ग्राम पनीर में 25 to 28 ग्राम्स आपको फैट मिलता है. बट उस पनीर में आपको 6 ग्राम्स ऑफ फैट मिलेगा. 6 से 8 ग्राम फैट होता है उसमें. और प्रोटीन की क्वांटिटी भी थोड़ी बड़ी हुई मिलेगी आपको. अगर मैं आपसे पूछूं, किसी वेजिटेरियन ने अपनी प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करनी है, सो व्हाट इज़ द हेल्दी डाइट फॉर दैट? एक दिन की डाइट आप बताइए. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप पनीर चीला ले सकते हो. तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप पनीर चीला ले सकते हो. और पनीर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आजकल बहुत सारी कंपनीज लो फैट पनीर बना रही हैं. जैसे एक कंपनी है फ्रूबॉर्न. उसका 200 ग्राम पनीर आपको 70 to 80 रुपीज़ के बीच में आपको ब्लिंकिट और जेप्टो इन पे मिल जाता है ईजिली. ठीक है. उसमें आपको सिर्फ 6.5 ग्राम्स ऑफ फैट मिलता है 100 ग्राम्स में, और अराउंड 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है 100 ग्राम्स में. तो आप पनीर चीला मॉर्निंग में बना सकते हो. आफ्टरनून में आप सोया ले सकते हो, सोया चंक भी ले सकते हो, और उसके साथ दही ऐड कर सकते हो. अब दही में 1 किलो में वैसे 40 ग्राम्स प्रोटीन होता है, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो कि आपको प्रोटीन इंटेक के हिसाब से आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है. तो शाम को आप दाल ले सकते हो.
अगर दाल के साथ आप पनीर भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो और कुछ आपको ऐड करना है तो आप सोया चंक्स, जैसे दिन में आपने सोया लिया था, अगर सोया वाली दाल ली थी तो आप शाम को सोया चंक्स ऐड कर सकते हो और उसमें थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर सकते हो और दाल के साथ वो ऐड करके आप अपनी डेली प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। आप मिल्क भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अमूल ने हाई प्रोटीन मिल्क निकाला हुआ है, उसमें आपको 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है 250 ml में। तो वो, लेकिन वो जो हाई प्रोटीन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, तो वो जनरल पॉपुलेशन के लिए शायद उनके पॉकेट फ्रेंडली ना हो, बट वो फिर भी ये जो लो फैट पनीर और दही और सोया चंक्स, इनसे अपना डेली प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। I know, and I think आपकी रील्स के थ्रू, आपके कंटेंट के थ्रू, a lot of audience also knows that you have been in a major accident. So let's talk about that. वो किस साल में हुआ था and उसके बाद क्या हुआ and how that became your turning point in life towards fitness journey. 2004 में मैं एक कंप्यूटर कोर्स परस्यू कर रहा था जनकपुरी में NIT से। तब मैं अपनी बाइक से घर से निकला ही था कि मैंने हार्डली 3 किलोमीटर्स ट्रैवल किया होगा और उस टाइम पे ब्लू लाइन बसेस होती थी दिल्ली में और दिल्ली मेट्रो की कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे चल रही थी। तो मैंने हार्डली 3 किलोमीटर्स मैंने ट्रैवल किया था और 2 बसेस थी ब्लू लाइन बसेस जो आपस में रेस कर रही थी टू पिक अप मोर कस्टमर्स। उनमें रेस लगती थी, उनको ना किलर बसेस बोला जाता था उस टाइम पे। तो वो रेस कर रही थी क्योंकि दोनों प्राइवेट बसेस थी, तो ज़्यादा कस्टमर्स उठाने की रेस में वो दोनों सेम रूट की बसेस रेस लगा रही थी। तो एक बस ने मुझे मेरी बाइक को पीछे से हिट किया और मेरी बाइक ऐसे स्किड हुई और बाइक के साथ मैं थोड़ी देर तक स्किड हुआ और बाइक आगे निकल गई और मैं वहीं पे लेट गया था। तो उसी टाइम पे मेरी आंखें तो क्लोज हो गई थी, मुझे नहीं पता चला कि इतनी देर में क्या सब हो चुका है। तो जैसे ही मैंने आँख खोली तो मैंने देखा कि मेरी लेफ्ट थाई पे बस का फ्रंट लेफ्ट टायर मेरी थाई पे चढ़ा हुआ था और वो इतना चढ़ा था कि वो मेरी बून तक नहीं आया था। लेकिन मैं मूव नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी थाई की मसल्स टायर के नीचे ही थी। तो जब मैंने ऐसे आगे से देखा तो मुझे एक आंटी दिखी, वो दरवाजे से जिस डोर से चढ़ते हैं उस डोर से आंटी झांक रही थी और वो कहती कि बच्चा नीचे है और बस को पीछे लो। बट ड्राइवर भाग चुका था, ड्राइवर बस छोड़ के चला गया था उस टाइम पे। तो हेल्पर ने बस पीछे ली और वहाँ पे किसी ने बोला भी कि ड्राइवर तो भाग चुका है, तो मुझे सुनाई दे गया था। तो मैं भगवान से यही प्रे कर रहा था कि जो हेल्पर है वो रिवर्स गियर डाले, वो फर्स्ट गियर ना डाल दे। तो उसने बस पीछे ली और फिर किसी की हेल्प से मैं खड़ा हुआ और मैंने रोड क्रॉस की और वहाँ पे एक HP का पेट्रोल पंप था, नारायणा में लोहा मंडी के पास हुआ था ये। वहाँ पे एक HP का पेट्रोल पंप था, मैं उसके सामने लेट गया। फिर मैंने लोगों को बोला कि मेरी हेल्प कर दो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। तो सब ने मना कर दिया क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत डर लगता था लोगों को कि अगर हम हेल्प करेंगे तो पुलिस हमसे पूछेगी, जो वो धीरे धीरे अभी हट चुका है। लेकिन उस टाइम पे लोगों को बहुत टाइम वेस्ट होता था कि यार हमें इन्फॉर्मेशन के लिए पुलिस वाले बुलाएंगे, हमें परेशान करेंगे, तो वो पीछे हट जाते थे कि नहीं यार अब पुलिस आएगी, पुलिस को हमने कॉल कर दिया, पुलिस आएगी, पुलिस आपको हॉस्पिटल ले जाएगी। तो एक बंदा आया आगे और उसने कहा कि मेरे पास सेलफोन था उस टाइम पे, तो उसने कहा कि आप सारे नंबर्स बता दो, सारे नाम बता दो मुझे, जिसको नोटिफाई करना है आपको कॉल करके कि आपका एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने उसे सारे नाम बताए, उसने सबको कॉल करके बता दिया। अब मेरा तब तक मैं बेहोश नहीं हुआ था क्योंकि मेरी आपकी जो लेग की मसल्स होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और वहाँ पे जब पूरा रप्चर हो गया था तो वहाँ से ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुई थी कि मेरे घर वाले मुझे बताते हैं जब वो इंसिडेंट पॉइंट पे पहुँचे थे, एक्सीडेंट पॉइंट पे, तो उन्होंने बताया कि इतना ब्लड देख के उन्हें यकीन नहीं हुआ कि मैं बचा हूँगा उस टाइम पे, क्योंकि मैं तब तक मैं हॉस्पिटल पहुँच चुका था और वो सीधा उसी एक्सीडेंट पॉइंट पे पहुँचे थे। तो उन्होंने इतना ब्लड देखा था वहाँ पे कि उन्हें लगा नहीं था कि मैं बच गया हूँगा। उसके बाद उसने सबको कॉल करके बताया, तो तब तक मैं होश में था। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा करो, एक काम करो, ऑटो रोक दो, मुझे ऑटो में बिठा दो और मैं खुद हॉस्पिटल चला जाऊँगा। तो उन्होंने एक ऑटो रोका, ऑटो में मुझे बिठाया और ऑटो वाला मुझे जैसे ही हॉस्पिटल में लेके गया तो जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा तो मैं बेहोश हो गया। तो मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं 5 मिनट पहले बेहोश हो गया होता तो शायद मैं ये बता भी नहीं पाता कि आप मुझे ऑटो में डाल सकते हो, ऑटो रोक सकते हो, ऐसे मैं खुद हॉस्पिटल जा सकता हूँ। तो शायद मैं वहीं बेहोश हो जाता और मेरे को न जाने हॉस्पिटल जाने में कितना टाइम लग जाता। फिर मेरी आँख खुली थी सीधा एक्सरे रूम में और मैं चिल्ला रहा था और मैं गालियाँ दे रहा था बहुत ड्राइवर को और सबको। मैं मतलब इतना पेन हो रहा था कि मैं बेयर नहीं कर सकता था। तब मुझे पता लगा कि मेरी थाई से लेके काफ तक मसल्स नहीं है
सारी डैमेज हो गई थी और मेरा शोल्डर फ्रैक्चर हो गया था और मेरा नी का एक लिगामेंट टूट गया था। उसके बाद आफ्टर द एक्सीडेंट क्या हुआ? क्योंकि जब किसी का इतना मेजर एक्सीडेंट होता है, इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल पेन दैट यू आर गोइंग थ्रू। आप जॉब पे नहीं जा सकते, आप लोगों से नॉर्मली चल ही नहीं पा रहे हो। तो क्या लाइक और मैं उसके स्पोर्ट्स बाद में उस टाइम पे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, तो मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, क्रिकेट फुटबॉल बहुत खेलता था। तो वही उसकी वजह से मेंटल हेल्थ भी इतनी इफेक्ट होती है। तो हाउ डिड यू गेट बैक इनटू द जिम? लाइक कैसे आप जिम में वापस आए? ये मोटिवेशन ही आना अंदर से बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए। आई मीन दे फील लाइक गिविंग अप। अब लाइफ में रह ही क्या गया? मैं चल नहीं पा रहा, मैं उठ नहीं पा रहा, मैं दूसरों के लिए लाइबिलिटी बन के रह गया हूँ। तो उसके वहाँ से लेके आज इस प्लेटफॉर्म पर आना, तो लाइक कैसे करा आपने? देखो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक्सीडेंट के 1 महीने तक तो मैंने अपना पैर ही नहीं देखा था, ठीक है, ड्रेसिंग्स होती थी बट मैंने अपना पैर नहीं देखा था। तो फर्स्ट टाइम एक मेरी ड्रेसिंग हो रही थी और मेरी आँख खुली हुई थी और किसी ने मेरा पैर, बॉड बॉय ने शायद मेरा पैर पकड़ा हुआ था। तो तब मेरी ड्रेसिंग हो रही थी, तब मैंने फर्स्ट टाइम अपना पैर देखा था और वो पूरा रेड था, मतलब वहाँ पे स्किन ही नहीं थी और वो पूरा रेड और इतना पतला हो चुका था। तो उस टाइम पे मेरी आँख से आंसू निकल गए थे कि मैं रोने लग गया था, लिटरली मैं रोने लग गया था कि अब शायद मैं चल नहीं पाऊंगा दोबारा। क्योंकि मुझे लगता था कि छोटी सी इंजरी हुई है, कुछ मैंने देखा ही नहीं था उसको कि हुआ कितना है, डैमेज हुआ है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना उसे विदाउट स्किन पूरा रेड, तब तो मेरे आंसू निकल गए थे कि अब मैं शायद दोबारा चल नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर ये हुआ कि हमने घर पे, हमें बॉडी बिल्डिंग का शौक था, हम आर्नोल्ड की पंपिंग आयरन हमने देखी हुई थी और साथ में सलमान खान का उस टाइम पे बहुत क्रेज चल रहा था, ओ जाने जाना गाना आया था और WWE देखते थे हम, WWF था उस टाइम पे। तो उससे थोड़ा हमें शौक था, मेरे कज़न्स को और मुझे शौक था कि हमें बॉडी बनानी है और ये सब। तो हमने घर पे सामान ला के रखा हुआ था, तो मैं घर पे ही एक्सरसाइज करता था। मैं बेड पे लेटा रहता था और मैं बाइसेप्स कर रहा हूँ ट्राइसेप्स कर रहा हूँ। तो मैं बेड पे लेटे लेटे ही, मतलब वहाँ पे बैठ गया हूँ बेड पे और कजन्स ने बिठा दिया है मुझे और मैं बेड पे एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, सिर्फ शोल्डर और बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये इतना तो कर ही लेता था। लेकिन फिर ग्रेजुअली जब मैंने कभी इंजरी के बारे में सोचा नहीं इतना ज़्यादा कि हुई है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हाँ ठीक हो जाओगे, बट उनको ये नहीं था कि मैं इस लेवल तक ठीक हो सकता हूँ कि इतनी मोबिलिटी और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाएगी। धीरे धीरे रिकवरी हुई, फिर मैंने जिम जाना स्टार्ट किया और मेरा पैर, जैसे ही मैं रनिंग करना स्टार्ट करता था तो मैं टोस पे भागता था पहले, क्योंकि मेरा एंकल नीचे नहीं दिखता था। तो फिर मैंने रनिंग करना स्टार्ट किया तो मेरा पैर बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता था। फिर मैं क्या करता था कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता था 1 हफ्ते के लिए, फिर आके फिर से रनिंग करता था, वो फिर से स्वेल हो जाता था, फिर मैं वापस फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता था। तो ये चलता रहा कुछ टाइम तक और उसके बाद वो सेल होना बंद हो गया, क्योंकि वो मसल्स वहाँ की बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, तो वो स्ट्रांग हो गई और वहाँ पे फिर धीरे धीरे नर्व्स और वहाँ की मसल स्ट्रांग होने के बाद वो स्वेलिंग आना बंद हो गया। देन लेटर ऑन मैंने फिर मसल्स बिल्ड करना और स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस किया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए और मैंने फिर मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पे काम किया। तो आपको कितने साल लगे, कितना टाइम लगा पूरा रिकवर होने में? मैं कहूँगा कि पूरा रिकवरी एक ऐसा फेज़ था कि मैं कभी बोल नहीं पाऊँगा कि पूरा रिकवर कितना होता है, बिकॉज़ पूरा रिकवर तो मैं अभी भी नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि कुछ मसल टिश्यूज़ हैं जो टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ लिमिटेशंस मेरे पास हैं। बट हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें जो आप उतने वेट्स उठा लेते हो जितना कोई नॉर्मल इंडिविजुअल भी नहीं उठा पाता। आई मीन लेग प्रेस में इतने वेट्स उठाना, स्क्वाट्स में इतने वेट उठाना, आई डोंट थिंक कि कोई नॉर्मल जो रेगुलर जिम ब्रोज होते हैं वो जाते हैं, वो भी इतना वेट्स नहीं उठा पाते। तो आई थिंक वो रिकवरी एंड आपकी रेजिलियंस की वजह से ही हुआ है। मेरे को ये लगता था कि मैं कितना पुश कर सकता हूँ अपनी बॉडी को। मैं सोचता था कि यार मेरे को इंजरी हुई है तो मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, जो ठीक है बिल्कुल, उससे ज़्यादा कितना पुश कर सकता हूँ। मैंने नई नई चीज़ें ट्राई की और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी, मैंने बहुत स्किल्स सीखे, मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम किया, स्ट्रेंथ पे काम किया। एंड अब बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया इंस्टाग्राम पे कि मेरी जर्नी देख के वो मोटिवेट हुए हैं। एंड मैं भी लोगों को फ्री में भी ट्रेन करता हूँ जिनके एक्सीडेंट्स हुए हैं एंड हु कांट अफोर्ड, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि कहीं पे फिजियोथेरेपिस्ट पे या डॉक्टर पे जाना कहीं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको मैं फ्री में भी ट्रेनिंग प्लान देता हूँ। सो मेरा गोल ये है कि मैं इस हेल्प को, जो वो इंजर्ड लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उस हेल्प को मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि उसका रास्ता क्या होगा,
But I think I have found the path, not the path, I have found my goal कि मेरे बेटे को भी एक प्रॉब्लम है और उसको सेरेब्रल पैल्सी है. सो ही हैज़ स्टिफ लोअर लेग्स मसल्स. तो मेरे को भी लेग में प्रॉब्लम है और मेरे बेटे को भी लेग में प्रॉब्लम है. तो उसको भी हमेशा ज़िंदगी भर एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा टू स्टे स्ट्रॉन्ग, टू वॉक नॉर्मली. तो आप ऑडियंस के लिए जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग, ये सेरेब्रल पैलिसी में होता क्या है? सेरेब्रल पैल्सी में ये होता है कि यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर बॉडी पार्ट्स फ्रॉम योर ब्रेन. तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो आप उनको मूव भी नहीं कर सकते हो वैसे. तो इसके ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 2 3 4 5. तो उसे ग्रेड 1 और 2 के बीच में है मेरे बेटे को. और जो ग्रेड 5 पे होते हैं उनको मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है, दे कांट गेट अप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो उनको बहुत एक्सट्रीम होता है. बट आई हैव हर्ड कि उनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है. इन बच्चों का IQ लेवल बहुत अच्छा होता है. एंड माई सन ऑल्सो प्लेस चेस. मेरा मोटिव यही है कि मेरे को लगता है कि मेरे को पर्पज़ मिल गया है लाइफ में. एंड मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. क्योंकि मेरे बेटे का जो एक सर्जरी हुई है, उसकी काफ सर्जरी हुई है, वो हुई है सफदरजंग हॉस्पिटल में. एंड दैट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो वहाँ पे मैंने लोगों को स्ट्रगल देखा है. आप प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं देखते हो इतना स्ट्रगल, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे लोगों को स्ट्रगल दिखेगा कि कितना लोग परेशान हैं, कितनी लंबी लंबी लाइनों में उन्हें लगना पड़ता है, एंड दे कांट अफोर्ड. तो वहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है. तो मेरे को लगता है कि मेरे को एक पर्पज़ मिल गया है. अब मे बी NGO इज़ द पाथ फॉर दिस. अगर NGO इसका पाथ है तो आई वुड लाइक टू गो फॉर एन NGO, और मैं एक NGO खोल के लोगों की हेल्प करना चाहूँगा. सो वैभव, अभी ऑफ कैमरा आप बता रहे थे अबाउट योर गर्लफ्रेंड हु इज़ योर करंट वाइफ. उनके बारे में बताइए. हाउ शी शेप्ड योर लाइफ, व्हाट शी कंट्रीब्यूटेड. माई गर्लफ्रेंड, मैं जब मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी वो, तो उसके बाद मैंने सोचा कि हमें इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना है, शादी करेंगे. तो शादी करने के लिए मेरे पास जॉब होनी चाहिए. तो जॉब मैंने सोचा कि कहीं से तो स्टार्ट करते हैं जॉब को. तो फिर मैंने सोचा कि मैं इंटरव्यूज़ देता हूँ डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स में. बट मैं डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स के भी मेरे इंटरव्यू क्लियर नहीं होते थे, बिकॉज मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी ख़राब थी. मैं दिल्ली को इंटरव्यू में बोलता था दिल्ली. तो वो पूछते थे कि वो उनका जनरल क्वेश्चन यही होता था, व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, और आपने पूरे दिन में क्या किया, या फिर आप कोई फेवरेट आपका कोई मोमेंट हो, या फिर कुछ भी हो ऐसा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है. तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता था. तो देन मैंने उसे बताया कि दिस वाज द फीडबैक ऑफ द HR. तो फिर उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया. तो हम जब भी डेट पे मिलते थे, शी यूज्ड टू ब्रिंग दैट, एक ग्रामर की मोटी सी बुक थी, मेरे को नाम याद नहीं है उसका. तो हाँ, डेट पे हम जब भी मिलते थे तो वो डेट पे मुझे इंग्लिश पढ़ाती थी, ग्रामर पढ़ाती थी वो मुझे. हालांकि मेरी ग्रामर अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, बट मेरा इतना कॉन्फिडेंस मुझे आ गया था इंग्लिश बोलने का कि मैं कॉल सेंटर का इंटरव्यू क्रैक कर लेता. देन आई स्टार्टेड मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, डोमेस्टिक कॉल सेंटर के इंटरव्यूज़ दिए. उसके बाद मैंने क्रैक कर लिया. देन लेटर ऑन मैंने इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स के ट्राई किए. मैंने कहा डोमेस्टिक क्लियर हो गया, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट लेवल. तो फिर मैंने इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स के ट्राई किए, फिर वो भी मेरा क्रैक हो गया. तो फिर मैंने वहाँ पे 6 महीने जॉब किया इंटरनेशनल कॉल सेंटर में. देन आई थॉट ऑफ कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन. मेरे फाइनल्स के एग्ज़ाम थे, तो मैंने जॉब छोड़ के फाइनल्स के एग्ज़ाम फाइनेंस के एग्ज़ाम देके फिर आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ जॉब. फिर किस्मत से मेरी एक जॉब लग गई IT कंपनी में. अच्छा. वहाँ पे दे आस्क्ड मी अबाउट विद माय प्रीवियस एक्सपीरियंस. तो मैंने बता दिया मेरे को BPO का एक्सपीरियंस है. और देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. वहाँ से मुझे US जाने की अपॉर्चुनिटी मिली. आई स्पेंट अराउंड एन ईयर इन US. तो US बार बार जाने के मौके मिलते थे मुझे वहाँ पे. एंड देन वहाँ से मेरा करियर ग्रोथ स्टार्ट हो गया. एंड देन लेटर ऑन आई गॉट मैरिड विद हर. तो आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं एंड यू हैव मोर देन 6 लाख फॉलोअर्स, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था. आपकी कई रील्स हैं, दे हैव गॉन लाइक वायरल. एक पे आई थिंक इट्स मोर देन 180 मिलियन व्यूज़. सो हाउ मच डू यू चार्ज? यू वांट टू गेट इट विद द नंबर्स. आप कितना चार्ज करते हो एक पोस्ट के लिए? देखो, डिपेंड करता है कि सामने ब्रांड कौन सा है. मैक्सिमम कितना कर लेते हो या कितना करा है अभी तक? एक रील का 1.5 से 2 लाख के बीच हो जाता है. So, Vaibhav, this is going to be the last segment of the episode. We are going to play a game. मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगी, आपने ये बताना है अकॉर्डिंग टू यू वेदर इट्स अ मिथ और अ फैक्ट. डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेक्स वुमेन बल्की. मिथ.
Myth. Okay. Eating curd at night is unhealthy. Myth. Myth. Okay. Brown sugar is better than white sugar. Myth. Myth. It's not. Protein powder affects kidneys. Myth. Myth. Diet Coke is better than normal Coke, regular Coke. Fact. Fact. Eating fat makes you fat. Myth. Rest days slows down the progress. Myth. Myth. So this is the last one. Shilajit is used for making sexual performances better. Myth. Myth. Yeah, it is a myth. See, testosterone कहते हैं कि शिलाजीत आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, बट आप एक अच्छा वर्कआउट करते हो, एक अच्छी डाइट लेते हो, अपनी नींद पूरी करते हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन वैसे ही अच्छे लेवल पे रहेगा. तो दिस डजंट ऐड एनीथिंग. कोई भी ऐसा सप्लीमेंट अलग से नहीं आता है कि जो आपकी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर देगा. इट्स कम्प्लीटली ऑन योर रिकवरी, योर वर्कआउट एंड योर डाइट. अगर अपनी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट कर रहे हो और अपना रेस्ट एंड रिकवरी कर रहे हो एंड वर्कआउट अच्छा कर रहे हो, अच्छा मसल मास कैरी कर रहे हो विद लो फैट परसेंटेज, तो आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा ही रहेगा. Thank you so much, Vaibhav, for coming on our Rice Talks. I think आपने जो insights दी, it's going to be very helpful for the audience. If you like this one, make sure that you like, share and subscribe to the channel. And if you want to get in touch with Vaibhav, all the details will be mentioned in the description box below. Thank you.